स्वागत है दोस्तों आपका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम सुनने जा रहे हैं डेथ वारंट का पार्ट 2। ये नॉवल काफी तेज चल रहा है। कल हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। भारत में जगमोहन श्रीनगर से घूम कर आया, फिर उसे लंदन भेजा जाने लगा है। लंदन में भी कुछ भागदौड़ हो रही है जिसके बारे में हमें पता चला, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं बाकी बातें एंड में। डेथ वारंट पार्ट 2। वो 5 मंजिला इमारत थी। वहां पर अधिकतर एशियाई परिवार ही किराए पर रहते थे, जिनमें हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, तुर्की सऊदी अरब के लोग भी थे और बांग्लादेश के भी। फिरोजा वाली टैक्सी उस इमारत से कुछ दूर रुक गई। भीतर फिरोजा और ड्राइवर बैठे थे। जिस कार का वो पीछा कर रहे थे वो अभी अभी उस 5 मंजिला इमारत के बाहर पार्किंग में रुकी थी, और देखते ही देखते वो पाकिस्तानी ब्रीफकेस के साथ निकला और इमारत के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। फिरोजा दरवाजा खोलते हुए अफ्रीकी से बोली, तुम यही रहना, मैं अभी आई। अफ्रीकी ने सिर हिला दिया। फिरोजा उस 5 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ गई। ब्रीफकेस थामे वो व्यक्ति इमारत का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। फिरोजा बाहर ठिठकी रही। करीब 2 मिनट बाद उसने दरवाजा खोलकर इमारत में प्रवेश किया। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। भीतर सामान्य वातावरण था, जबकि बाहर कड़कती सर्दी थी। सामने ही रिसेप्शन था, जहां 20 बरस का एक लड़का मौजूद था। वो पाकिस्तानी वहां नहीं दिखा। फिरोजा रिसेप्शन पर पहुंची। हाय, वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, इतनी सर्दी में तुम खूबसूरत लग रही हो। पर तुम कुछ खास नहीं लग रहे। फिरोजा भी मुस्कुराई। लड़का हंसकर रह गया। एक आदमी अभी आया है यहाँ, फिरोजा बोली। वो कहाँ गया है? क्यों? लड़के के होंठ सिकुड़े। फिरोजा ने उसे अपना कार्ड दिखाया तो लड़का तुरंत संभल गया। वो आदमी पहली मंजिल के 4 नंबर फ्लैट में कादिर साहब के पास गया है। कादिर कौन है? वो कारखाने में काम करता है, 1 साल से यहाँ रह रहा है। उसकी पत्नी और बच्चा साथ रहता है। ये आदमी अक्सर यहाँ आता है? फिरोजा ने पूछा। हाँ, हफ्ते में 2-3 दिन बाद आ ही जाता है। ये भी मुसलमान है और इसका नाम रेहान है। ठीक है, तुम खामोशी से यहाँ खड़े रहो, फिरोजा ने कहा और सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ गई। बात क्या है? पीछे से लड़के ने पूछा। चुप रहो, यहीं खड़े रहो, फिरोजा ने बिना पलटे कहा और सीढ़ियां चढ़ती चली गई। फिरोजा पहली मंजिल पर पहुंची। सामने लंबा कॉरिडोर था, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। हर दरवाजे पर नंबर लिखा था। फिरोजा को फौरन ही 4 नंबर वाला दरवाजा मिल गया। इस वक्त कॉरिडोर में 2 लोग जाते दिख रहे थे। फिरोजा उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो सीढ़ियां न उतर गए। तुरंत ही फिरोजा ने दरवाजे से कान लगाया तो भीतर से आती मध्यम सी आवाजें कानों में पड़ी। ये काम बहुत ही आसान है कादिर, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। तुमने सिर्फ ट्रेन के भीतर ब्रीफकेस रखना है और बाहर आ जाना है। ये काम शाम के 7 बजे करना है, तब ट्रेनों में भीड़ बहुत होती है। इस ब्रीफकेस में इतना बारूद है कि ट्रेन की 3 बोगियों को तहस नहस कर देगा। तुम पाकिस्तान से यहाँ पैसा कमाने आए हो और मैं तुम्हें पैसा कमाने का शानदार मौका दे रहा हूँ। इस मामूली से काम के तुम्हें 10,000 पाउंड मिलेंगे। उसके बाद भी मैं तुम्हें बराबर काम देता रहूंगा। जब तुम हमसे खूब पैसा कमा लो तो बढ़िया खरीद कर अपने परिवार के साथ आराम से रहना। एक आदमी से हम 10 बार से ज्यादा काम नहीं लेते। 10 बार हमारे लिए काम करके तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। एक अन्य आवाज फिरोजा के कानों में पड़ी। तभी फिरोजा ने औरत की आवाज सुनी। पैसा हम पहले लेंगे। फिरोजा की पैसे की फिक्र मत करो। 7 बजे ये काम करो, 7:15 बजे धमाका होगा और 7:30 बजे पैसे यहाँ पहुंच जाएंगे। पैसे देने में तुम ईमानदारी से पेश आओगे? आदमी की आवाज सुनाई दी। हम वतन हैं, हम में धोखेबाजी कैसी? जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। मंजूर। आज शाम तुम्हारी बताई ट्रेन में 7 बजे ब्रीफकेस रख दूंगा। तुम यहाँ से 5 बजे निकलोगे। निकलने से पहले मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हें कोई जगह बता दूंगा, पहले तुम वहां आओगे। मेरा आदमी इस ब्रीफकेस में रखे बम को सेट करके ऑन कर देगा। उसके बाद तुम स्टेशन जाओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। चलता हूं अब। सारा काम दिल लगाकर करो, बहुत जल्दी तुम पैसे वाले बन जाओगे।
फिरोजा सावधान हो गई। वो बाहर आने वाला था। फिरोजा ने होंठ भींचे आसपास देखा। गैलरी में एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। फिरोजा ने इशारे से उसे वहां से चले जाने को कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। वो आदमी पीछे हटता चला गया। फिरोजा दरवाजे के ठीक सामने रिवॉल्वर थामे एक्शन के अंदाज में खड़ी हो गई। कई पल ऐसे ही बीत गए। खामोशी छाई रही। फिरोजा के चेहरे पर दृढ़ता और खतरनाक भाव नाच रहे थे। तभी दरवाजा खुला और वो ओवरकोट वाला व्यक्ति दिखा। उसने ओवरकोट इस वक्त बांह पर टांग रखा था। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, सामने फिरोजा को रिवॉल्वर ताने पाकर ठिठक गया। वो बुरी तरह से चौंका। डोंट मूव। फिरोजा रिवॉल्वर ताने गुर्रा उठी। हिलना मत, पुलिस। वो 2 पल तो फिरोजा को देखता रहा, फिर तुरंत पीछे हटकर उसने दरवाजा बंद कर लेना चाहा। धाएं। फिरोजा ने फायर कर दिया। गोली बंद होते दरवाजे पर जा लगी। इससे पहले कि दरवाजा पूरी तरह बंद हो पाता, फिरोजा बाज की तरह दरवाजे पर झपटी और तेजी से दरवाजे से जा टकराई। भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। भीतर वाला व्यक्ति पीछे जा गिरा, परंतु वो फुर्तीला था और पलक झपकते ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली। परंतु उससे पहले ही फिरोजा उसकी टांग का निशाना लेकर गोली चला चुकी थी। फायर की तेज आवाज के साथ गोली उसकी टांग में धंसती चली गई। उस आदमी के होंठों से चीख निकली और उसने भी फायर कर दिया, परंतु गोली फिरोजा के कान को हवा देती खुले दरवाजे से बाहर निकलती चली गई। तभी फिरोजा दांत किटकिटाकर कह उठी, रिवॉल्वर फेंको वरना तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। नीचे पड़े उस आदमी ने रिवॉल्वर गिरा दी। टांग में गोली लगने से पीड़ा उसके चेहरे पर दिख रही थी। फिरोजा उसकी तरफ रिवॉल्वर ताने रही। कमरे में नजरें दौड़ाई। वहां 25 वर्ष का एक युवक हक्की बक्की हालत में खड़ा था। पास ही नई उम्र की एक औरत छोटा बच्चा गोद में उठाए भयभीत सी खड़ी थी। गैलरी में लोगों की मध्यम सी आवाजें गूंजने लगी। गोलियां चलने की आवाजें सुनकर वो अपने फ्लैटों से बाहर आने लगे थे। नीचे बैठ जाओ तुम दोनों, फिरोजा ने दांत भींचकर आदमी औरत से कहा। कोई शरारत की कोशिश मत करना, बैठो। वो दोनों घबराकर वहीं के वहीं नीचे बैठ गए। फिरोजा आगे बढ़ी और फर्श पर पड़ी रिवॉल्वर को ठोकर मारकर वहां से दूर कर दिया। तभी बाहर कॉरिडोर में दौड़ते कदमों की आवाज गूंजी। फिरोजा, गार्गी की आवाज आई। आ जाओ, सब ठीक है, फिरोजा ने ऊंचे स्वर में कहा। फिर रिवॉल्वर थामे गार्गी, एनी और एक अन्य व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उन्होंने कमरे की हालत देखी। इन सबको गिरफ्तार करना है। ये आज शाम को ट्रेन उड़ाने जा रहे थे। बम उस ब्रीफकेस में रखा है। ये सब पाकिस्तानी हैं। गार्गी और वो व्यक्ति आगे बढ़ गए। एनी के पास पहुंचकर गुस्से से भरे स्वर में फिरोजा ने कहा। एनी ने पास पहुंचकर गुस्से से भरे स्वर में फिरोजा से कहा, तुम पागल तो नहीं हो? क्यों? तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, फिर तुम अकेले ही? वो आदमी यहां से जाने वाला था, मैं क्या करती? तुम इस प्रकार कभी भी मारी जा सकती हो। अपने को कमाल समझना बंद कर दो। मैं तो कुछ करती नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं सब जानती हूँ। एनी के चेहरे पर गुस्सा था। माँ को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। तुम एजेंसी के कामों के बीच माँ को क्यों लाती हो? जासूसों का तो ये काम ही होता है। मैं भी तो इसी एजेंसी में काम करती हूँ। मैंने तो इस तरह कभी रिस्क नहीं लिया, तब भी अपने कामों को पूरा किया है। तुम्हारी बीमारी यह है कि तुम खुद को सबसे बेहतर समझती हो। बस करो, गार्गी अपने काम में व्यस्त कह उठी। ये बातें घर जाकर करना, यहां काम पर ध्यान दो। अगला दृश्य। उसके बाद फिरोजा दिन भर व्यस्त रही। उन आतंकवादियों के बयान लिए, पूछताछ की गई। ऑफिस में 4 बार तो फिरोजा को चीफ ने बुलाकर बात की। एनी जिस केस पर काम कर रही थी, वो उसके लिए कब की जा चुकी थी। ऑफिस के कामों से निपट कर 4 बजे फिरोजा घर पहुंची तो मम्मा को गुस्से में देखा। फिरोजा समझ गई कि एनी ने मां को फोन करके सारा मामला बता दिया। तू मरेगी किसी दिन, मां ने गुस्से में कहा। एनी भी तो जासूस है, वो समझदारी से। मां, एनी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। गलत क्या कहा है उसने? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने आतंकवादियों को वक्त रहते पकड़ लिया, वरना शाम को स्टेशन पर ट्रेन के बीच उन्होंने विस्फोट कर देना था। जाने कितने लोगों की जान जाती। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा, अपनी बेटी पर भरोसा रखो। मैं ये सब काम समझदारी से करती हूँ। वैसे ये काम मेरा नहीं है। वो तो किसी तरह मुझे खबर लग गई कि वो आदमी आतंकवादी है, तो मैं उसका पीछा करने लग गई।
कैसे लगी खबर? मेरे इन्फॉर्मर ने खबर दी थी। मुझे तेरा डर ही क्यों लगा रहता है? एनी के बारे में मैं निश्चिंत रहती हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। उसमें और मेरे में एक फर्क है माँ। फ्रोजा हंस कर कह उठी। वो सोच कर काम करती है और मैं काम करने के बाद सोचती हूँ। जब कोई गलत हाँ जब कोई गलत काम होता दिखता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। अपने पर कंट्रोल रखा कर। तेरा काम मौत का खेल है। कभी तेरी जान चली गई तो? इन बातों को छोड़ो मामा, सब ठीक रहेगा। एनी की बातों में ना आया कर। आज सर्दी बहुत है, मैं ब्रांडी लूंगी। तुम आराम करो। आज मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगला दृश्य। अगले दिन फिरोजा नींद से उठी तो सुबह के 8 बज रहे थे। मम्मा से पता चला कि एनी आधी रात के बाद लौटी थी और इस वक्त नींद में है। उसके हाथ में इन दिनों कोई केस नहीं था, इसलिए ऑफिस जाने की जल्दी नहीं थी। वो सिर्फ फील्ड वर्क कर रही थी। हाथ में केस न होने पर भी एक चक्कर ऑफिस का लगा ही आती थी। फिरोजा ने उठकर अपने और मम्मा के लिए कॉफी बनाई। आज काम पर जाना है ना? माँ ने पूछा। आराम से जाऊंगी, अभी कोई केस नहीं है हाथ में। एनी तो कभी खाली रहती ही नहीं, वो हर समय किसी न किसी केस में उलझी रहती है। अब ये तो चीफ को पता होगा कि वो एनी को केस क्यों देता है और मुझे क्यों नहीं। चीफ मुझे ज्यादा मुसीबत वाले केस देता है माँ। तो चीफ को कह दे कि मुसीबत वाले केस मत दिया करे। ऐसा नहीं होता माँ, जो ऑर्डर मिलता है वो। तभी फिरोजा का फोन बजा, जो कि दूसरे कमरे में मौजूद था। कॉफी का प्याला थामे फिरोजा दूसरे कमरे में पहुंची और फोन उठाकर बात की। हेलो फिरोजा, मैं वाइट। उधर से आवाज आई। वाइट एजेंसी का इन्फॉर्मर था। कहो। जबरदस्त खबर है मेरे पास। अभी ये खबर एजेंसी को नहीं दी, तुम्हें बता रहा हूं। कैसी खबर? फिरोजा की आंखें सिकुड़ी। सीआईए एजेंट टोनी ब्राउन्स को मैंने एयरपोर्ट पर देखा है। क्या? फिरोजा चौंकी। टोनी ब्राउन्स मैनचेस्टर में? हाँ। सुबह 7 बजे मैं एयरपोर्ट पर था कि टोनी ब्राउन्स को एयरपोर्ट से बाहर आते देखा। तुम्हारी तरह मैं भी चौंका था, क्योंकि टोनी ब्राउन्स जैसा एजेंट बिना खास काम के कहीं नहीं जाता। टोनी ब्राउन्स के मैनचेस्टर में होने का मतलब है कि कुछ खास होने वाला है। टोनी ब्राउन्स जहां, मुसीबतें वहां शुरू। फिरोजा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो अकेला था या अकेला? तुम उसके पीछे गए? क्यों नहीं? वो रॉयल इंटरनेशनल होटल के 535 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। जब से आया है वो अपने कमरे में ही है, बाहर नहीं निकला। मेरा एक आदमी उस पर नजर रख रहा है। ये अच्छी बात है। टोनी ब्राउन्स का मैनचेस्टर में दिखना गंभीर बात है। मैं चीफ से बात करती हूँ। चीफ को बता देना कि ये मेरी खबर है। जरूर बताऊंगी। उसके बाद फिरोजा ने चीफ का प्राइवेट नंबर डायल किया। कहो फिरोजा, चीफ की आवाज कानों में पड़ी। चीफ, व्हाइट ने खबर दी है कि सीआईए जासूस टोनी ब्राउन्स मैनचेस्टर पहुंचा है आज सुबह, और रॉयल इंटरनेशनल के 535 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? टोनी ब्राउन्स का मैनचेस्टर आना खामखा नहीं हो सकता। चीफ की आवाज कानों में पड़ी। वो अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मैनचेस्टर आया है, और जब तक वो इंग्लैंड की जमीन पर है उस पर नजर रखी जानी चाहिए। ये काम मैं करूं चीफ? किसी पर नजर रखने का मामूली काम तुम्हें करना पसंद आएगा? टोनी ब्राउन्स पर नजर रखना तो जरूर पसंद आएगा। शायद उस खतरनाक जासूस से मैं कुछ सीख सकूं। वैसे भी इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर टोनी ब्राउन्स पर हर वक्त नजर रखना आसान काम तो नहीं है चीफ। ओके, ये काम तुम करो। इस काम में खर्चा आएगा। टोनी ब्राउन्स रॉयल इंटरनेशनल होटल में ठहरा है। खर्चे के लिए तुम अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी तरफ से इजाजत है। थैंक्स चीफ। अगला दृश्य। फिरोजा ने रॉयल इंटरनेशनल होटल के रिसेप्शन पर अपनी पहचान दिखाकर 535 के ठीक सामने 512 नंबर कमरा ले लिया। फौरन ही वो कमरे में जा पहुंची। 535 नंबर कमरे का दरवाजा बंद था। फिरोजा ने दरवाजा बंद किया और की होल पर आंख लगाकर देखा तो 535 का दरवाजा दिखा। फिरोजा वहां से हटी और उस खूबसूरत कमरे पर निगाह मारी। चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर फिरोजा ने वाइट को फोन किया। कहो फिरोजा, तुमने कहा था कि तुम्हारा आदमी टोनी ब्राउन्स पर नजर रख रहा है होटल में? हाँ।
उसे होटल के 512 नंबर कमरे में भेजो। मैं यहां हूं। भेजता हूं। फिरोजा की होल के दम पर 535 पर नजर रखने लगी। आधे घंटे बाद एक आदमी ने आकर उसके कमरे की बेल बजाई। फिरोजा ने दरवाजा खोला। सामने 35 वर्ष का साधारण कद काठी का व्यक्ति खड़ा था। मुझे व्हाइट ने भेजा है, भीतर आओ। वो भीतर आया तो फिरोजा ने 535 के बंद दरवाजे पर नजर मारकर अपना दरवाजा बंद किया। मेरे बारे में जानते हो? फिरोजा ने पूछा। व्हाइट ने इतना ही बताया कि तुम एजेंसी की जासूस हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैकी। तो मैकी, मैं यहाँ सामने वाले कमरे में मौजूद टोनी ब्रोन्स पर नजर रख रही हूँ। मैं उसका कमरा चेक करना चाहती हूँ। वो ज्यादा देर कमरे में बंद नहीं रहेगा। कभी भी वो बाहर निकल सकता है। ऐसा होते ही तुम्हें टोनी ब्रोन्स के पीछे जाना है। उसे शक ना हो कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुमने उसकी हर बात पर नजर रखनी है ताकि मुझे ठीक से बता सको। समझ गया। मैकी ने सिर हिलाया। वैसे अब भी तुम उस पर नजर रखने के लिए आसपास ही कहीं मौजूद थे? हाँ, मैं लॉबी में था। यहाँ पर तुम लॉबी से ज्यादा बढ़िया ढंग से उस पर नजर रख सकते हो। वो तो ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। क्यों? व्हाइट मुझे इस काम के पाउंड नहीं देगा। मैं मुफ्त में काम क्यों करूं? मैं तुम्हें पाउंड दूंगी। कितने? 1 घंटे के 10। फिर मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं। मैकी ने सिर हिलाया। दरवाजे के की होल पर नजर टिका दो। कुर्सी लेकर बैठ जाओ और 535 पर नजर रखो। लंबे इंतजार के बाद रात 9 बजे टोनी ब्रोन्स 535 से बाहर निकला। वो लंबे कद का, सांवले रंग का सेहतमंद व्यक्ति था। सीआईए का माना हुआ खतरनाक जासूस था। जो उसे जानता था वो उससे डरता था। इस वक्त टोनी ब्रोन्स ने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था। चेहरे से लग रहा था कि उसने पर्याप्त नींद ली है। कमरे से बाहर आते ही उसने गलियारे के दोनों तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गया। इसके आधे मिनट बाद ही 512 का दरवाजा खुला और मैकी बाहर निकलकर टोनी ब्रोन्स के पीछे हो गया। गैलरी में 2 अन्य लोग और 3 वेटर आ जा रहे थे। फिरोजा ने 512 का दरवाजा खोला और सिर बाहर निकालकर दाएं बाएं झांका। 2 वेटर उसे जाते दिखे। एक ट्रॉली को धकेलता जा रहा था। फिरोजा ने सिर पीछे कर लिया। उसके हाथ में 6 इंच लंबी सख्त सी तार थी जो कि खास अंदाज में मुड़ी हुई थी। 2 मिनट में वो वेटर गैलरी से बाहर निकल गया। फिरोजा तुरंत बाहर निकली और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके तेजी से सामने 535 के दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठकी। तार के मुड़े हुए हिस्से को की होल में डालकर खास अंदाज से झटका दिया और हैंडल दबाकर भीतर धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। फिरोजा ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद करके कमरे में नजर मारी। सामने उसे बेड पर रखा सूटकेस दिखा तो वो उसकी तरफ बढ़ी। साथ ही जेब से मोबाइल निकालकर मैकी के नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। हेलो। फौरन ही मैकी की आवाज कानों में पड़ी। वो कहाँ है? होटल के डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए बैठा है। अकेला है? हाँ। क्या उसे किसी के आने का इंतजार है? लगता तो नहीं। इस वक्त वो वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहा है। उस पर नजर रखो। मैं उसके कमरे में हूं। जब वो टेबल छोड़े मुझे फोन कर देना। मैं डाइनिंग हॉल की टेबल पर बैठा उस पर नजर रख रहा हूं और इस तरह मैं ज्यादा देर यहां बैठ नहीं सकता। मुझे डिनर का ऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन इतना महंगा खाना मैं खाना नहीं चाहता। मजे से खाओ, बिल मैं दूंगी। फिरोजा ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। फिर बेड पर पड़े सूटकेस को खोला। वो इस वक्त बिना ताले के मौजूद था। फिरोजा तलाशी लेने लगी सूटकेस की। सूटकेस में 3 सूट थे, स्वेटर थे, न्यूयॉर्क का एक अखबार था, पासपोर्ट था और सूटकेस के नीचे गुप्त तले में अमेरिका की बनी शानदार रिवॉल्वर छिपा रखी थी। शेविंग का सामान था। फिरोजा ने सब कुछ देखा, परंतु ऐसी कोई खास वस्तु नहीं दिखी जिससे फिरोजा को पता चल सकता कि टोनी ब्राउन्स मैनचेस्टर क्यों आया है। फिरोजा ने बेड की, कमरे की, बाथरूम की भी तलाशी ली, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिरोजा 20 मिनट उस कमरे में रही। सारा सामान सूटकेस में वैसे ही रखकर बाहर निकली और अपने कमरे में आकर मैकी को फोन किया। कुछ काम का मिला कमरे से? मैकी की आवाज कानों में पड़ी। नहीं, मैं डिनर ले रहा हूं। सच में इस होटल का माल शानदार है। मेरे ख्याल में 10 पाउंड बिल तो आ ही जाएगा। वो कहाँ है? वो भी डिनर ले रहा है। ये जासूस ऐसी महंगी जगहों पर खाना कैसे खा लेते हैं? क्या इन्हें खाने का पैसा मिलता है?
अब तुम्हारा काम खत्म। आगे मैं उस पर काम आगे मैं उस पर नजर रखूंगी। सोच लो, अकेले किसी पर 24 घंटे नजर रखना कठिन होता है। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। ठीक है, उस पर नजर रखते रहो। तुम्हारी मेहरबानी से ऐसा शानदार खाना 2-4 बार और खा लूंगा। मैकी ने उधर से हंसकर कहा। फ्रोजा ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। 40 बरस के टोनी ब्रोन्स ने जब अपने कमरे के दरवाजे की होल में चाबी डालकर घुमाई तो वो घूमी नहीं। उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने दरवाजे के हैंडल को दबाकर धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। टोनी ब्रोन्स के होंठ सिकुड़ गए। वहीं खड़े उसने कमरे के भीतर निगाह मारी, फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और सावधानी से कमरे में प्रवेश कर गया। उसकी आंखें फुर्ती से हर तरफ घूम रही थी। वो हर तरह के हालातों के लिए तैयार था। पीछे की टांग घुमाकर खुला दरवाजा बंद किया और वहां की हर जगह चेक करने लगा। उसे यकीन था कि पीछे से कोई कमरे में आया था। सब जगह चेक करने के बाद टोनी ब्राउन्स ने बेड पर रखे सूटकेस के पास पहुंचकर उसे खोला। भीतर का सारा सामान चेक किया। सब कुछ सूटकेस में मौजूद था। टोनी ब्राउन्स ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। कोई कमरे में आया था, उसे इस बात का पूरा विश्वास था। वो आने वाले के बारे में सोचने लगा कि वो ब्रिटिश जासूस भी हो सकता है, उसका दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर आने वाला उसका दोस्त नहीं हो सकता। उसके इरादे नेक नहीं हो सकते। तो क्या कोई उस पर नजर रख रहा है? अगला दृश्य। फ्रोजा ने की होल से टोनी ब्रोन्स को अपने कमरे के दरवाजे पर अटकते, फिर रिवॉल्वर निकालकर सावधानी से भीतर जाते देखा तो उसी पल फ्रोजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। आते वक्त उसने दरवाजे का लॉक लगाकर आना चाहिए था। दरवाजा खुला पाकर टोनी ब्रोन्स को गड़बड़ का एहसास हो गया। अब टोनी ब्रोन्स सतर्क हो जाएगा। ऐसे में उस पर नजर रखने में बहुत सावधानी की जरूरत होगी। तभी मैकी कमरे में आ पहुंचा और बोला, अमरीकी जासूस सिर्फ डिनर करने के लिए कमरे से निकला था। कोई फोन भी नहीं आया उसे? नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहा, परंतु मेरे से एक गलती हो गई। आते वक्त मैं उसके कमरे का दरवाजा खुला छोड़ आई। वो आया और दरवाजा खुला पाकर सतर्क हो गया। अब उसे यकीन होगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ये तो बहुत गलत हुआ। जो हो गया सो हो गया, परंतु अब उस पर बेहद सावधानी से नजर रखनी पड़ेगी। देखा जाएगा। तुम अब तक का मेरा बिल दे दो। 9 घंटों से मैं तुम्हारे साथ हूं। 90 पाउंड तो ये हुए और 10 पाउंड डिनर पर लगे। कुल मिलाकर 100 पाउंड हो गए। मिल जाएंगे। कब? कल। आज पूरी रात तुम्हें जागकर सामने वाले कमरे पर नजर रखनी है। वो रात को भी बाहर जा सकता है। लेकिन मेरे पाउंड? बोला ना, मिल जाएंगे। नहीं भरोसा तो व्हाइट से बात कर लो, वो गारंटी दे देगा। कल पक्का मेरे पाउंड मिल जाएंगे ना? मैकी मुंह बनाकर बोला। हाँ। अब दरवाजे के पास कुर्सी रखो और की होल के रास्ते सामने वाले कमरे पर नजर रखो। फ्रोजा सोफा चेयर पर जा बैठी। कुछ देर बाद उसके फोन की बेल बजने लगी। हेलो। टोनी ब्रोन्स के बारे में कोई नई खबर? चीफ था दूसरी तरफ। उस पर नजर रख रही हूं। उसके सामान की तलाशी ली, परंतु काम की कोई चीज नहीं मिली। वो सिर्फ एक बार कमरे से बाहर निकला, होटल के डाइनिंग हॉल में डिनर किया और वापस आ गया। फ्रोजा ने कहा। यह हैरानी की बात है चीफ कि टोनी ब्रोन्स जैसा जासूस मैनचेस्टर के होटल में पहुंचकर कमरे में बंद हो गया। उस पर नजर रखती रहो, कुछ ना कुछ सामने आएगा, चीफ ने कहकर फोन बंद कर दिया। फ्रोजा ने मैकी पर निगाह मारी जो दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठा की होल पर आंख टिकाए था। फ्रोजा, मैकी की होल से नजर उठाता कह उठा, इस तरह नजर रखना तो बोरियत वाला काम है। जब तुम्हें पाउंड मिलेंगे तो बोरियत दूर हो जाएगी। मैकी पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। फ्रोजा ने अपनी मां को फोन किया। बात हो गई। आज डिनर में क्या बनाया मम्मा? फ्रोजा ने पूछा। पिज्जा। मिर्ची तेज है, तेरे को पसंद आएगा। मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगी, किसी काम पर हूं। मेरा पिज्जा संभाल कर रखना। मैंने यूं ही इतनी मेहनत की, एनी भी आधी रात के बाद घर आएगी। तुम दोनों का जासूसी का काम ही खराब है। शरीफों वाला काम करती तो रोज हम सब मिलकर डिनर करते। ये भी तो शरीफों वाला काम है माँ, फ्रोजा ने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। तभी मैकी कह उठा, तुम्हारी माँ क्या कहती है कि ये शरीफों वाला काम नहीं? वो ऐसा ही सोचती है। ठीक है तो सोचती है,
की होल में नजर टिकाए मैकी बोला। उसी पल फ्रोजा का मोबाइल बजा। दूसरी तरफ चीफ था। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या चीफ? सीआईए के पैसे की देखरेख करने वाला जैकर भी इस वक्त मैनचेस्टर में है। नहीं चीफ। वो फ्रोजा बुरी तरह चौंकी। व्हाइट का फोन आया अभी। उसने मुझे बताया टोनी ब्रोन्स का मैनचेस्टर के होटल में आकर रुकना, सीआईए की दौलत की देखरेख करने वाले जैकर का भी मैनचेस्टर में होना, क्या दोनों एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में जानते हैं? क्या मैनचेस्टर में सीआईए कोई सौदा करने वाली है, या ऐसा होना महज इत्तेफाक है? पता करना पड़ेगा चीफ। व्हाइट को फोन कर लो। यस चीफ। अब इस काम को अकेले करना तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। मैं 2-3 एजेंट्स को तुम्हारे पास। अभी जरूरत नहीं चीफ। व्हाइट का एक आदमी मैकी मेरे साथ है। वो 1 घंटे के 10 पाउंड लेता है। अभी तो उससे ही मेरा काम चल रहा है। जरूरत पड़ी तो कह दूंगी। फ्रोजा ने फोन काटकर व्हाइट का नंबर मिलाया। जैकर के बारे में बताओ, फ्रोजा ने गंभीर स्वर में पूछा। 2 घंटे पहले जैकर न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट पर उतरा था। एयरपोर्ट पर नजर रखने वाले मेरे आदमी ने जैकर को देखते ही पहचान लिया और उसके पीछे लग गया। जैकर गैलरी होटल पहुंचा और वहां पर उसने कमरा ले लिया। उसके बाद से वो कमरे में ही है, कमरे से निकला नहीं। मैंने अपने आदमी को वहीं रहने और उस पर नजर रखने को कह दिया है। टोनी ब्रोन्स और जैकर का मैनचेस्टर पहुंचना तुम्हें इत्तेफाक लगता है या? कुछ कह नहीं सकते। दोनों न्यूयॉर्क की अलग अलग फ्लाइट से आए हैं और अलग अलग होटलों में ठहरे हैं। जैकर जासूसी नहीं करता, सीआईए के पैसे की देखभाल करता है। वो जरूरत पड़ने पर सीआईए को सलाह जरूर देता है। हो सकता है कि जैकर अपने ही किसी काम से आया हो और टोनी ब्रोन्स अपने किसी काम से। जासूसी के काम को तुम जानती ही हो कि कभी भी कैसी भी उलट पुलट हो सकती है। व्हाइट का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? टोनी ब्रोन्स की क्या स्थिति है? उस पर नजर रखी जा रही है। मैकी मेरे साथ है। जैकर पर मेरा आदमी नजर रख रहा है। दोनों मिलते हैं तो पता चल जाएगा। तुम मैकी को पाउंड जरूर दे देना, वरना वो मेरे से लेकर रहेगा। अब मैं सोने जा रहा हूं, जोरों की नींद आ रही है। उधर से व्हाइट ने कहा और फोन बंद कर दिया। फ्रोजा होंठ सिकोड़े मोबाइल को हाथ में उछालने लगी। पहले टोनी ब्रोन्स मैनचेस्टर में दिखा और उसी शाम न्यूयॉर्क से जैकर मैनचेस्टर आकर एक होटल में ठहर गया। एक ही दिन दोनों का न्यूयॉर्क से मैनचेस्टर पहुंचकर अलग अलग होटल में ठहर जाना फ्रोजा को इत्तेफाक नहीं लग रहा था, परंतु उन दोनों को जोड़ने के लिए कोई कड़ी भी तो होनी चाहिए थी सामने। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 7 बजे व्हाइट ने फोन पर जो खबर दी, उस खबर ने फ्रोजा को हिला दिया। अभी अभी वॉशिंगटन से आने वाली फ्लाइट से सीआईए की खतरनाक बिल्ली मैरी बाउचर मैनचेस्टर पहुंची है। व्हाइट की आवाज नींद से भरी हुई थी। मैं अपने आदमी के इसी फोन पर नींद से उठा। मैरी बाउचर? फ्रोजा ठगी सी बैठी रहेगी। मैरी बाउचर भी मैनचेस्टर में? खबर पक्की है फ्रोजा। मैरी बाउचर सीआईए की कितनी खतरनाक जासूस है फ्रोजा जानती थी। वियतनाम में वो एक बार मैरी बाउचर के साथ काम कर चुकी थी और कायल थी उसकी। फ्रोजा, व्हाइट की आवाज आई। फ्रोजा ने गहरी सांस ली और फोन पर कहा, मैरी बाउचर कहाँ ठहरी है? मेरा आदमी उसके पीछे है। बाउचर टैक्सी पर जा रही है सख्त। वो जहां जाए मुझे बताना। मैं कुछ कहूं? कहो। टोनी ब्रोन्स, जैकर और मैरी बाउचर का मैनचेस्टर में दिखना इत्तेफाक नहीं हो सकता। महसूस हो चुका है मुझे। ये मैनचेस्टर में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैरी बाउचर कहाँ ठहरती है ये बताना, फ्रोजा ने कहकर फोन बंद किया और होंठ भींचे चीफ का नंबर मिलाने लगी। मैकी पर निगाह मारी तो उसे कुर्सी पर बैठे बैठे नींद में पाया। फोन लग गया। चीफ की आवाज कानों में पड़ी। कहो फ्रोजा। चीफ, मैरी बाउचर भी मैनचेस्टर में आ चुकी है। सीआईए की जासूस? चीफ की आवाज तुरंत कानों में पड़ी। वही। ये लोग किसी खास काम के लिए मैनचेस्टर में इकट्ठा हो रहे हैं चीफ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सीआईए के चोटी के जासूस एक एक करके मैनचेस्टर पहुंच रहे हैं। ये गंभीर मामला है। हाँ, हमें इन पर नजर रखकर यह देखना होगा कि ये क्या करने वाले हैं। हम अमेरिका से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं समझी नहीं।
ये लोग कम से कम ऐसा तो काम नहीं करेंगे कि इंग्लैंड का हित हो। अगर ये अपने किसी काम के लिए आए हैं तो इन्हें काम करने देना, रास्ते में रुकावट मत डालना। चीफ के शब्द कानों में पड़े। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी चीफ। ये शायद किसी खास काम के लिए आए हो सकते हैं। जैकर इस तरह फील्ड में काम नहीं करता। मैं देखूंगी कि ये क्या करने वाले हैं। दूर रहकर ही देखना। अमेरिका हमारा दोस्त है। इनके काम में रुकावट मत डालना। ऐसा ही होगा चीफ, कहकर फिरोजा ने फोन बंद कर दिया। फिरोजा के चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में सोचे नाच रही थी। कभी भी कैसा भी वक्त सामने आ सकता था, इसलिए तैयार रहना जरूरी था। वो उठी और मैकी के पास पहुंचकर उसे हिलाया। मैकी हड़बड़ाकर नींद से उठा। ओह सॉरी, मैकी आंखें मलता कह उठा। जरा आंख लग गई थी। जरा नहीं, बहुत सारी आंख लग गई थी। जितनी देर तुम सोए हो उतने पाउंड में काट लूंगी। ऐसा मत कहो, मैं तो टोनी ब्राउन्स आज बाहर निकलकर कहीं जाएगा। पक्की तरह ड्यूटी पर लग जाओ। तुम कैसे कह सकती हो कि कहीं जाएगा? मैकी ने पूछा। रात जैकर आया न्यूयॉर्क से, मालूम है, तुम्हें फोन पर बात करते सुना। अभी कुछ देर पहले वॉशिंगटन से मैरी बाउचर मैनचेस्टर पहुंची है। वो खतरनाक बिल्ली सीआईए की? मैकी चौंका। वही। इन तीनों का मैनचेस्टर पहुंचना इत्तेफाक नहीं है। ये तीनों एक ही काम के लिए अलग अलग मैनचेस्टर पहुंचे हैं। फिरोजा सोच भरे स्वर में कह रही थी। हमें इनके काम में अड़चन नहीं पैदा करनी है, सिर्फ इनकी हरकतों पर नजर रखनी है। मैकी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हो जाती हूँ, तुम नजर रखो टोनी ब्राउन्स के कमरे पर, कहकर फिरोजा पलटी कि फोन बजा। हेलो, फिरोजा ने बात की। मैरी बाउचर स्टार होटल में रुकी है। व्हाइट की आवाज कानों में पड़ी। वहां उसकी बुकिंग पहले से ही थी। तुम्हारा आदमी उस पर नजर रख रहा है? हाँ, परंतु मेरे आदमी खर्चीले हैं, वो पाउंड ज्यादा मांगते हैं। पैसे की फिक्र मत करो, पूरा मिलेगा। तुम जैकर और मैरी बाउचर पर नजर रखने वाले अपने आदमियों के फोन नंबर दे दो मुझे। जरूरत पड़ने पर मैं उनसे बात कर लूंगी। फिरोजा ने व्हाइट से उन दोनों के फोन नंबर ले लिए। अगला दृश्य। 10:30 बजे टोनी ब्राउन्स कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके सावधानी से राहदारी के दोनों तरफ देखा, फिर एक तरफ बढ़ता चला गया। उसने काला सूट पहन रखा था। मैकी ने देखा तो फौरन कुर्सी छोड़कर पलटा और फिरोजा से बोला, वो बाहर निकला है, तुम उसके पीछे जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात करूंगी। फिरोजा ने सतर्क स्वर में कहा। बहुत ही संभल कर उसका पीछा करना। वो माना हुआ जासूस है, पीछे को भांप ना ले। वैसे भी कल दरवाजे का लॉक खुला रह गया था, उससे उसे शक हो गया होगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। मैं ठीक तरह उसका पीछा करूंगा, तुम्हें शिकायत नहीं होगी, मैकी ने कहा और बाहर निकल गया। फिरोजा के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। व्हाइट के दो आदमी जैकर और मैरी बाउचर पर नजर रख रहे थे। फिरोजा ने उनमें से एक का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो, एक आदमी की आवाज कानों में पड़ी। मैं फिरोजा हूं, व्हाइट ने मुझे तुम्हारा फोन नंबर दिया था, फिरोजा बोली। समझ गया, मैंने तुम्हें एक बार देखा था। कहो, तुम किस पर नजर रख रहे हो? जैकर पर। ग्लोरी होटल? हाँ। क्या पोजीशन है? वो कमरे में ही है। इस कड़कती सर्दी में मेरी जान निकल रही है। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही, बहुत ज्यादा। उस पर नजर रखो। वो जब होटल से बाहर निकले तो मुझे फोन करना। मेरा नंबर तुम्हारे फोन में आ गया है, फिरोजा ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो बाहर निकला तो। फिरोजा ने फोन काटा और व्हाइट का दिया दूसरा नंबर मिलाया। बेल जाने लगी। देर तक बेल जाती रही, फिर बेल जानी बंद हो गई। फिरोजा ने होंठ भींचे पुनः नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। इस बार बेल जाते ही कॉल रिसीव हो गई। हेलो, मैं फिरोजा हूं, व्हाइट ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। तुम मैरी बाउचर पर निगाह रख रहे हो? हाँ, मैंने व्हाइट के मुंह से तुम्हारा नाम सुन रखा है, उधर से आवाज कानों में पड़ी। मैरी बाउचर अभी अभी होटल से टैक्सी पर निकली है और मैं उसके पीछे हूं। इस कड़कती सर्दी में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। मैरी बाउचर कहाँ जा रही है? फिरोजा ने पूछा। 2 पल ठहर कर आवाज आई। कह नहीं सकता, अभी तो वो होटल से निकली है, दिशा का कुछ पक्का पता नहीं।
मेरा फोन नंबर तुम्हारे फोन में आ गया है, फिरोजा ने कहा। मैरी बाउचर के बारे में मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। दिशा का पता लगते ही तुम मुझे फौरन बताओ और फोन पर संपर्क में रहो। समझ गया। फिरोजा ने फोन काटा और मैकी का नंबर मिलाया। बोलो, मैकी का स्वर कानों में पड़ा। मैं सीआईए जासूस टोनी ब्रोन्स का पीछा कर रहा हूं और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं ऐसे खतरनाक जासूस का पीछा कर रहा हूं। उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, फिरोजा ने कड़वे स्वर में कहा। मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा। वो टैक्सी में है? हाँ। किस तरफ जा रहा है वो? क्रेसेंट रोड पर है इस वक्त। कहाँ जा रहा है ये अभी नहीं पता चलेगा। पता चलते ही मुझे फोन करना। मैरी बाउचर भी होटल से निकलकर कहीं जा रही है। मुझे लगता है दोनों एक ही जगह पर जा रहे होंगे और वो मिलने वाले हैं, फिरोजा ने फोन पर कहा। दोनों सीआईए के जासूस हैं, मिलते भी हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात यह है कि दोनों ने अलग अलग मैनचेस्टर में प्रवेश किया, अलग अलग होटलों में रहे, अब चोरों की तरह मिलेंगे। क्या दोनों अपने अपने कामों पर जा रहे हैं? पता चल जाएगा। तुम मुझे खबर करना कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिरोजा ने फोन बंद किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। तभी उसका फोन आया, जो जैकर पर निगाह रख रहा था। फिरोजा, अभी अभी जैकर होटल से निकला है। वो टैक्सी में है, मैं कार पर उसके पीछे हूं। खूब। फिरोजा के होंठ सिकुड़े। तो जैकर भी होटल से निकला। तुम उसके पीछे रहो और बीच बीच में वक्त मिलने पर मुझे फोन करके जैकर के जाने की दिशा की स्थिति बताते रहना। ठीक है। फिरोजा कमरे से निकली और रूम लॉक करके आगे बढ़ गई। उसके कदमों में तेजी थी, आंखें चमक रही थी। टोनी ब्रोन्स, जैकर और मैरी बाउचर तीनों ही अपने अपने होटलों से निकले हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिरोजा को पूरा यकीन था कि वो तीनों एक दूसरे से मिलने के लिए ही अपने होटलों से निकले हैं। इसमें फिरोजा को सबसे बड़ी असामान्य बात यह लगी कि वो तीनों आपस में मिलने के लिए इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं। अमेरिका से दूर मैनचेस्टर में ये तीनों क्या करने आए हैं? जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर फिरोजा ने चाबी रिसेप्शन डेस्क पर दी और होटल से बाहर निकली। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक बारगी तो फिरोजा सिर से पांव तक कांप उठी। वहां से सीधा वो पार्किंग में पहुंची और अपनी कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठी। दरवाजा बंद किया। कार भी भीतर से बर्फ की तरह ठंडी पड़ी थी। फिरोजा ने कार स्टार्ट की और हीटर चला लिया। धीरे धीरे कार गर्म होने लगी। शीशों पर पड़ी ओस साफ करने के लिए वाइपर चला दिए। इन सब कामों को करने के दौरान फिरोजा के चेहरे पर गंभीर सोचों की छाप नजर आ रही थी। होंठ बिचे हुए थे। फिरोजा ने मोबाइल निकाला और चीफ को फोन करके ताजा हालातों की जानकारी दी। फिरोजा, चीफ का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। अगर वो तीनों वास्तव में किसी एक जगह पर मिलते हैं तो यकीनन उनमें कोई बड़ी बात चल रही है। हो सकता है वो हमारा कोई कानून तोड़े, फिरोजा ने कहा। जो भी हो, मुझे बताना। तुम इस मामले पर नजर रखोगी। उनके कामों में दखल मेरे ऑर्डर के बिना नहीं देना है। मैं आपका ऑर्डर मान रही हूँ चीफ, परंतु ये समझ में नहीं आता कि टोनी ब्रोन्स और मैरी बाउचर के बीच जैकर क्या कर रहा है। वो तो सीआईए का पैसा संभालने का काम करता है। हो सकता है मैनचेस्टर में सीआईए का किसी बात पर सौदा हो रहा हो, इसलिए जैकर। तब भी जैकर का क्या काम चीफ? सौदे के लिए टोनी और मैरी ही बहुत हैं। उनमें से एक ही बहुत है। चीफ की तरफ से आवाज नहीं आई। मैं फोन बंद करती हूँ चीफ। पहले ये तो पता लगे कि क्या वो वास्तव में मिल रहे हैं। उसके बाद फिरोजा ने कार को पार्किंग से निकाला और होटल के बाहर पहुंचकर कार को दौड़ा दिया। वो क्रेसेंट रोड की तरफ जा रही थी जहां से टोनी ब्रोन्स निकल कर गया था। अगला दृश्य। फिरोजा क्रेसेंट रोड पर सड़क किनारे कार रोके किसी न किसी के फोन के आने का इंतजार कर रही थी कि उसका फोन बजा। फिरोजा ने तुरंत बात की। हेलो, मैं जैकर का पीछा कर रहा हूँ, आवाज कानों में पड़ी। वो अभी अभी कैडबरी झील के किनारे बनी कॉटेजों में पहुंचा है। अभी अभी उसकी टैक्सी एक कॉटेज के सामने रुकी। टैक्सी रुकते ही एक आदमी भीतर से आया। उसने जैकर के साथ हाथ मिलाया, फिर जैकर को भीतर ले गया। टैक्सी चली गई। जिसने जैकर को रिसीव किया उसे जानते हो? फिरोजा ने पूछा। नहीं। वहीं रहो, उन्हें शक न हो कि उनके पीछे कोई आया है। समझ गया। क्या तुम यहां आ रही हो? कुछ देर में फोन करके बताती हूँ, फिरोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैकी का फोन आया। टोनी
टोनी ब्राउन्स कैटरबरी झील पर पहुंचा है, मैकी कह रहा था। टैक्सी एक कॉटेज के बाहर रुकी। कॉटेज से एक आदमी बाहर निकला, टोनी ब्राउन्स के साथ हाथ मिलाया, फिर उसे कॉटेज में ले गया। टैक्सी चली गई। वहीं रहो, किसी की नजर में मत आना। फ्रोजा का स्वर आवेश में कांप रहा था। तुम्हें बता दूं कि 10 मिनट पहले जैकर भी वहां पहुंचा है। मैरी बाउचर भी वहां पहुंचने वाली होगी। मेरा ख्याल ठीक था कि वो तीनों गुप्त रूप से मिल रहे हैं। इस तरह मिलना जाहिर करता है कि वो कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। फ्रोजा ने फोन बंद किया और कार को कैटबरी झील की तरफ दौड़ा दिया। यहां से कैटबरी झील का रास्ता 20-30 मिनट का था। तभी उसका भी फोन आया, जो मैरी बाउचर के पीछे था। उसने बताया कि मैरी बाउचर कैटबरी झील के किनारे स्थित एक कॉटेज में गई है। फ्रोजा का दिल धड़क रहा था। सीआईए के इन 3 बड़े तीरंदाज इस तरह खामोशी से मीटिंग कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी ही बात होगी। अगला दृश्य। 30 मिनट बाद फ्रोजा, मैकी और उन दोनों के साथ झील के किनारे एक अन्य कॉटेज की ओट में खड़ी थी। तेज सर्द हवा चल रही थी। ना के बराबर लोग आ जा रहे थे। कभी कभार ही कोई आता जाता दिख रहा था। सर्दी के इस मौसम में कोई झील की तरफ आना पसंद भी नहीं करता था। उन दोनों के नाम ब्राउन और विल्सन थे। वो मैकी को भी जानते थे, क्योंकि तीनों ही व्हाइट के लिए काम करते थे। सर्दी की वजह से फ्रोजा का नाक और चेहरा लाल हो रखा था। कॉटेज में और कौन दिखा? फ्रोजा ने पूछा। वही एक व्यक्ति नजर आया जो उनके आने पर उन्हें रिसीव करने बाहर तक आया था। वो 50 बरस का सामान्य सेहत वाला व्यक्ति है। उसके सिर के बाल सुनहरे जैसे हैं। 50 की उम्र का है, ब्राउन ने बताया। मतलब कि उस कॉटेज में पहले से एक ही आदमी था। जरूरी नहीं, हो सकता है भीतर और भी हों, परंतु हमें एक ही दिखा। हमने कॉटेज के पास जाने की चेष्टा नहीं की क्योंकि तुमने मना कर दिया था। वैसे भी ऐसा करने में खतरा बहुत था। उन लोगों में टोनी ब्राउन्स और मैरी बाउचर जैसे खतरनाक जासूस हैं। हम उनके हाथ लग गए तो हमारी खैर नहीं, विल्सन ने कहा। फ्रोजा ने कॉटेज की ओट से निकलकर उस कॉटेज की तरफ देखा। कुछ पलों तक सोच भरी नजरों से वो कॉटेज को देखती रही। इस दौरान सर्दी की वजह से दोनों बाहें छाती पर बांध रखी थी। फिर फ्रोजा पलटी और उन तीनों तक आ पहुंची। तुम्हारे मन में क्या है? मैकी ने पूछा। तुम क्या करना चाहती हो? मैं देखना चाहती हूँ कि कॉटेज में वो क्या कर रहे हैं, फ्रोजा ने गंभीर स्वर में कहा। यह खतरनाक बात होगी, मैकी बेचैनी से बोला। उन्हें तुम्हारा पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं, विल्सन कह उठा। बेशक वो इस वक्त मैनचेस्टर में है, परंतु अमेरिका से बाहर होने पर भी उनकी ताकत कम नहीं हो जाती। इनके हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हें तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग अमेरिका से अलग अलग मैनचेस्टर पहुंचकर फिर चोरों की तरह एक जगह मिलकर क्या कर रहे हैं। यह हमारा देश है, इंग्लैंड है। हमें इतना भी डरने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम अपने चीफ से बात कर लो, ब्राउन बोला। फ्रोजा ने सोच भरी नजरों से ब्राउन को देखा। चीफ तुम्हें सही सलाह देंगे, ब्राउन ने पुनः कहा। बाद में पंगा खड़ा हो गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। फ्रोजा ने होंठ सिकोड़े, फिर मोबाइल निकालकर चीफ का नंबर मिलाया। कहो, चीफ की आवाज कानों में पड़ी। चीफ, फ्रोजा ने गंभीर स्वर में कहा। टोनी, मैरी, जैकर कैटरबरी झील के किनारे एक कॉटेज में इकट्ठा हुए हैं। मैनचेस्टर में अलग अलग आकर इस तरह एक जगह इकट्ठा होने का क्या मतलब है? कोई खास बात है चीफ, तभी तो। तुम कहाँ हो? उसी कॉटेज से कुछ दूरी पर। मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, फ्रोजा ने कहा। वो ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे जो हमारे कानून में गुनाह हो। चीफ की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। मैं समझी नहीं। वो अपना ही कोई मुद्दा सुलझाने के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं। तुम उन्हें अपने दिमाग से निकाल दो और वहां से हट जाओ। हम कुछ करके सीआईए को नाराज नहीं करना चाहते। फ्रोजा गंभीर हो उठी। चीफ, ये कोई बड़ा मुद्दा है। हमें जरूर जानना चाहिए कि क्या मामला। तुम वहां से हट जाओ। वो जो कर रहे हैं करने दो। हमें उनके काम में दखल नहीं देना है। पक्का चीफ? हाँ, तुम्हें इस मामले में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फ्रोजा उन तीनों पर नजर मारकर मुस्कुराई, फिर फोन पर बोली। आप ठीक कहते हैं, इसमें खतरा बहुत है। फौरन ऑफिस पहुंचो, मैंने तुम्हारे लिए नया काम तैयार किया। ठीक है, फ्रोजा ने फोन बंद किया और गंभीर स्वर में तीनों से कह उठी। चीफ चाहते हैं कि मैं हर हाल में ये पता करूं कि सीआईए के एजेंट यहां क्या कर रहे हैं। ओह,
मैकी ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिरोजा ने कॉटेज की ओट से निकलकर उस कॉटेज की तरफ देखा, फिर 4 कदम वापस आकर तीनों को देखती कह उठी, मुझे डिजिटल कैमरे की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर उनकी फिल्म बनाने के साथ साथ आवाज भी रिकॉर्ड कर सकूं। तुम लोग कहीं से फौरन डिजिटल कैमरे का इंतजाम। मेरी कार में रखा है कैमरा, विल्सन ने कहा। जल्दी लाओ। विल्सन पलटा और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। चीफ का ऑर्डर मानते हुए मुझे उस कॉटेज पर जाना है। देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं वहां फंस जाऊं तो तुम लोग फौरन चीफ को मेरे फंसने की खबर दोगे, परंतु किसी भी कीमत पर उनके सामने नहीं आओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस मामले में फंसकर मुसीबत भुगतो। बुरी स्थिति में सिर्फ चीफ को मेरे बारे में खबर देनी है। मैकी और ब्राउन ने सिर हिलाया। फिरोजा के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। चीफ ने उसे इस मामले से हट जाने को कहा था, परंतु फिरोजा की आदत तो फसादों को पास बुलाने की थी। वो पीछे कैसे हटती? वो तो ये जानने को उत्सुक थी कि उस कॉटेज के भीतर सीआईए के एजेंट इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। क्यों इतने गुप्त तौर पर आपस में वो मिल रहे हैं? चीफ को कुछ करने पर इंग्लैंड और अमेरिका के रिश्ते खराब होने का डर था, परंतु उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। 5 मिनट में ही विल्सन कैमरा लेकर लौटा। वो छोटा सा किंतु खूबसूरत डिजिटल कैमरा था, ऐसा कि संभालने में आसानी हो। इसे कैसे चलाना है मैं तुम्हें बताता हूं, विल्सन ने कहना चाहा। मालूम है, ऐसा कैमरा इस्तेमाल कर चुकी हूं मैं, फिरोजा ने कहा और कैमरे को जीन्स की पैंट में कमर के पास बेल्ट की लुप्पी के साथ बांधा और रिवॉल्वर निकालकर चेक किया। तुम वहां गोली चलाओगी? मैकी के होंठों से निकला। सावधानी के नाते रिवॉल्वर चेक कर रही हूं, वरना टोनी ब्राउन्स और मैरी बाउचर के सामने मेरी हैसियत ही क्या है। फिरोजा ने मुस्कुराकर रिवॉल्वर जेब में रखी। मैं जा रही हूं। तुम लोग दूर से ही उस कॉटेज पर नजर रखोगे। याद रखो, जब तुम लोगों को लगे कि भीतर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है तो तुरंत एजेंसी में चीफ को खबर कर देना। अगला दृश्य। फिरोजा दूर से ही कॉटेज को देखकर फैसला कर चुकी थी कि वो कॉटेज के भीतर पीछे की तरफ से जाएगी। कैडबरी झील पर बने कॉटेजों का नक्शा वो अच्छी तरह से जानती थी। इन कॉटेजों में वो पहले भी आ चुकी थी। कॉटेज साथ न जुड़कर थोड़े थोड़े फासले पर अलग अलग बने हुए थे। ऐसी सर्दी में वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। यह अच्छी बात थी कि उसकी हरकतें देखे जाने का खतरा कम था। फिरोजा कॉटेज की तरफ बढ़ती चली गई। कॉटेज के गिर्द 6 फुट ऊंची दीवार थी। पीछे की दीवार भी 6 फुट की थी। कॉटेज के सामने का बड़ा हिस्सा खाली था, जिसमें सड़कें आ जा रही थी। फिर आगे जाकर कैडबरी झील शुरू होती थी, जिसकी सतह पर इस वक्त बर्फ की पपड़ियां जमी तैरती नजर आ रही थी। फिरोजा कॉटेज के पीछे की दीवार के पास जा पहुंची। फिरोजा ने सावधानी से आसपास देखा। कहीं कोई भी नजर नहीं आया। मौका सही जानकर फिरोजा ने बाहें ऊपर करके 6 फुट ऊंची दीवार को थामा और एक ही झटके में ऊपर चढ़ गई। अगले ही पल वो भीतर अंदर की तरफ उतर गई। कुछ पल वहीं ठिठकी रही फिरोजा। सब ठीक रहा। फिर फिरोजा धीरे धीरे आगे बढ़ी और पीछे के एक दरवाजे के पास जा पहुंची। उसने चेक किया। वो दरवाजा बंद था। वहां 2 खिड़कियां भी थी, परंतु वो भी बंद मिली। भीतर की तरफ से उन पर पर्दा पड़ा हुआ था। फिरोजा के होंठ होंठ भिज गए। वैसे तो पहले से ही जानती थी कि पीछे की खिड़की दरवाजे बंद मिलेंगे। सीआईए के जासूस मंडली पीछे अंदर है तो कोई लापरवाही तो होने से रही। फिरोजा कॉटेज की दीवार के साथ साथ सावधानी से घूमते हुए आगे बढ़ने लगी। राह में आने वाली हर खिड़की दरवाजे को चेक कर रही थी, जो कि बंद थे। फिरोजा भीतर झांकने, देखने या भीतर जाने का रास्ता चाहती थी। वो आखिरी खिड़की थी जिसे फिरोजा ने चेक किया। वो खुली मिल गई थी। भीतर से सिटकनी नहीं लगी थी। फिरोजा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और खिड़की का पल्ला बाहर की तरफ खोला। कोई आवाज नहीं हुई। फिरोजा का दिल धड़क उठा। मन में ये बात बार बार आ रही थी कि इस वक्त वो उन लोगों की जासूसी कर रही है जो दुनिया में जासूसी करने को मशहूर है। सामने खिड़की का पर्दा था। फिरोजा ने सावधानी से पर्दे को जरा सा हटाकर देखा। यह कमरा बेडरूम था, परंतु इस वक्त खाली था। वहां कोई नहीं था। फिरोजा ने देर नहीं की और उसी पल खिड़की से भीतर प्रवेश करके खिड़की बंद की, पर्दा ठीक किया और फुर्ती से लंबे पर्दे की ओट में जा खड़ी हुई। कभी भी कोई भी आ सकता था वहां। 2 मिनट बीत गए। वहां कोई नहीं आया।
इस दौरान मध्यम सा बातों का स्वर उसके कानों में पड़ा। रोजा पर्दे के पीछे से निकली और कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पर्दा लहरा रहा था। इस बात के प्रति वो सावधान थी कि उसके कदमों की आहट न उठे, उसके द्वारा कोई आवाज पैदा न हो। फिरोजा ने थोड़ा सा पर्दा उठाकर बाहर झांका। कमरे के सामने 5 फुट चौड़ी राहदारी जा रही थी। बातों का मध्यम सा स्वर अस्पष्ट सा उसके कानों में पड़ रहा था। तभी उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जो कि एक दरवाजे से बाहर निकला था, जो कि शायद किचन था, क्योंकि उसने एक ट्रे थामी थी जिसमें से भाप उठती कॉफी के प्याले रखे हुए थे। वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया। पर्दे की ओर से फिरोजा उसे देखती रही। ट्रे में कॉफी के 5 प्याले रखे थे। फिरोजा की आंखें सिकुड़ी कि वो लोग तो 3 थे, टोनी, मैरी और जैकर। एक प्याला इसके खुद के लिए भी हो तो 5वें प्याले का मालिक एक और होगा भीतर। वो 5वां कौन है? उसे भीतर आते नहीं देखा गया। शायद सबसे पहले वही आया हो। फिरोजा के देखते ही देखते वो एक कमरे में ट्रे उठाए भीतर प्रवेश कर गया। वहीं खड़ी फिरोजा पर्दे की आड़ में से उस कमरे को पर नजर रखती रही। 2 मिनट बीते कि वो आदमी ट्रे थामे कमरे से बाहर निकला और ठिठक कर दरवाजे को बंद किया और वापस उसी तरफ बढ़ गया जिधर से आया था। फिरोजा ने देखा वो किचन में प्रवेश कर गया। कई पल बीत गए, हर तरफ शांति रही। वो आदमी अभी तक किचन से नहीं निकला था। फिरोजा तेजी से उस कमरे से बाहर निकली और राहदारी में आगे बढ़ती मुड़कर उस कमरे के सामने दबे पांव होती किचन की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में अब रिवॉल्वर दिखने लगी थी। फिरोजा तेजी से किचन के खुले दरवाजे पर जा छिटकी। वो आदमी किचन में कुर्सी पर बैठा कॉफी का घूंट भर रहा था। पलक झपकते ही फिरोजा समझ गई कि उस कमरे में 5 लोग हैं, न कि 4। फिरोजा को सामने पाकर उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गई। हाथ में थमा कॉफी का प्याला हिल गया। मोटी सी बूंद की कॉफी छलक गई। फिर उसने हड़बड़ाकर कॉफी का प्याला किचन की शेल्फ पर रखा। उसके होंठों से निकला, तुम? फिरोजा की आंखें सिकुड़ी, होंठ भिज गए। मुझे जानते हो? तुम फिरोजा, ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की एजेंट हो तुम कौन हो? फिरोजा ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। वो आंखें सिकोड़े फिरोजा को घूरने लगा। जवाब दो। तुम फिरोजा, ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की एजेंट हो तुम कौन हो? फिरोजा ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। वो आंखें सिकोड़े फिरोजा को घूरने लगा। जवाब दो। जॉनसन हूं मैं, सीआईए का जासूस। मैनचेस्टर में काम करता हूं, वो बोला। यही वजह है कि तुम्हें पहचान गया। मुझे हैरानी है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। टोनी ब्रोन्स, मैरी बाउचर और जैकर यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉनसन चुप रहा। तुम 5 कॉफी के प्याले लेकर वहां गए हो। उन तीनों के अलावा और 2 लोग कौन है वहां? वो चुप रहा, फिरोजा को गंभीर निगाहों से देखता रहा। मुझे जवाब चाहिए। फिरोजा धीमे स्वर में गुर्रा उठी। तुम बहुत गलत वक्त पर बहुत गलत जगह पर मौजूद हो। जॉनसन गंभीर स्वर में कह उठा। इस वक्त तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त कॉटेज से बाहर निकल जाओ। मैं पूछती हूँ, सीआईए के जासूस यहाँ क्या कर रहे? ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे इंग्लैंड का कानून टूटता हो। यहाँ मीटिंग हो रही है। कैसी मीटिंग? ये सीआईए का अपना मामला है, जॉनसन ने स्पष्ट कहा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे शूट नहीं कर सकती। गोली चलते ही तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे, उसके बाद तुम बचोगी नहीं। फिरोजा उसे देखती रही। जाओ यहां से। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम सीआईए के एजेंट हो और मैनचेस्टर में काम कर रहे हो? फिरोजा ने सोच भरे स्वर में पूछा। उसने सहमति से सिर हिलाया। मीटिंग की जगह का इंतजाम तुमने किया है? हाँ। तुम मीटिंग में क्यों नहीं हो? उस कमरे में क्या हो रहा है सुनना तो दूर, जानने का भी ऑर्डर नहीं है, जॉनसन बोला। मैं फिर कहता हूं, गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद हो। यहां से चली जाओ वरना। तभी फिरोजा उस पर झपटी और रिवॉल्वर की नाल का वार उसके कनपट्टी पर किया। जॉनसन कर्रा उठा। उसके बाद फिरोजा ने एक के बाद एक 2 चोटें एक साथ की तो जॉनसन की टांगें मुड़ने लगी। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, फिरोजा ने लपक कर उसे थामा और नीचे लेटा दिया। जॉनसन बेहोश हो चुका था। उसके बाद फिरोजा रिवॉल्वर थामे किचन से बाहर निकली। आसपास देखा। सन्नाटा था कॉटेज में। फिरोजा ने अपने कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए जहां पर वो लोग थे।
दबे पांव कमरे के बंद दरवाजे के पास जाकर ठिठकी और कान लगाकर भीतर की बातें सुनने का प्रयास किया। भीतर से किसी औरत की हंसी से भरी आवाज गूंज रही थी। फ्रोजा उस आवाज को फौरन पहचान गई कि वो मैरी बाउचर है। वो कितनी खतरनाक है फ्रोजा जानती थी। ये भी जानती थी कि अगर इनके हाथ लग गई तो उसकी खैर नहीं। दरवाजे से हटकर फ्रोजा ने आसपास देखा, ऊपर देखा। ऊपर छोटा सा रोशनदान दिखा। सिर्फ रोशनदान ही वो जगह थी जहां से वो भीतर झांक सकती थी, परंतु रोशनदान तक पहुंचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। फ्रोजा ने रिवॉल्वर जेब में रखी और दबे पांव वहां से हटी और कॉटेज में कोई स्टूल ढूंढने लगी कि जिसके ऊपर चढ़कर वो रोशनदान के भीतर झांक सके, देख सके। स्टूल तो नहीं, परंतु उसे एल्युमिनियम की एक ऐसी सीढ़ी मिल गई जो 6 फुट ऊंची थी और उस पर आसानी से खड़ा हुआ जा सकता था। फ्रोजा ने वो हल्की सी सीढ़ी उठाई और बेआवाज चलती हुई रोशनदान के नीचे पहुंच गई। सीढ़ी के पैरों में काली रबड़ लगी थी, जिसकी वजह से उसके नीचे रखने की आवाज नहीं हुई। उसने सीढ़ी को खोला और उस पर बने स्टेप पर चढ़ने लगी। बेहद ही सावधानी बरतते हुए वो ये सब कर रही थी। फ्रोजा जानती थी कि वो कितना खतरनाक खेल खेल रही है। अगर भीतर वालों को उसकी हरकतों का पता चल गया तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु फ्रोजा के मन में सिर्फ ये बात थी कि वो जाने तो सही कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। फ्रोजा सीढ़ी के ऊपर चढ़ी, खड़ी हुई और सतर्कता से रोशनदान के कोनों से भीतर झांका। अगले ही पल फ्रोजा की टांगों में सिहरन दौड़ती चली गई। पल भर के लिए लगा कि वो नीचे गिर जाएगी। सांसें तेजी से चलने लगी। कठिनता से फ्रोजा ने खुद को संभाला। जिन चेहरों को वो कमरों में देख रही थी उससे उसके होश उड़ गए थे। एंडी थॉमस कमरे में था, सीआईए का हत्यारा, इतना वहशी कि अपना काम पूरा करना ही उसका धर्म था। किसी की हत्या करने के लिए वो बड़े से बड़ा रिस्क उठा लेता था। आज तक उसने हर काम पूरा किया था। सीआईए के लोग भी एंडी थॉमस के मुंह लगना पसंद नहीं करते थे। एंडी थॉमस अचूक निशानेबाज था। दुनिया के कई देशों में जाकर वहां के महत्वपूर्ण लोगों को सीआईए के इशारे पर मर्डर कर चुका था। वो यूं हर समय मुस्कुराकर बात करता था और पहली नजर में देखकर हर कोई यही सोचता था कि यह मस्त रहने वाला, हंसमुख और भोला इंसान है जिसे कोई चिंता नहीं। बात यहीं तक होती तो फ्रोजा ठीक रहती, परंतु वहां पर हाइटन भी था। हाइटन भी सीआईए का हत्यारा था, बेहद जबरदस्त, खूंखार, लंबी नाक, भावहीन आंखें। पहली नजर में हाइटन को कोई देखता तो उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ जाती और उससे दूर जाने की चेष्टा करता। वो सीआईए का एक बेहतरीन हत्यारा था। एंडी थॉमस और हाइटन का एक ही जगह दिखाई देने का मतलब था कि मामला जरूरत से ज्यादा गंभीर है और ये लोग कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। जाहिर है किसी नामी व्यक्ति की हत्या होने वाली है। फ्रोजा को अपना गला सूखता लगा, जैसे गले में कांटा चुभ रहा हो। वो पांचों एक गोल टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे और आपस में मजाक भरी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। सिर्फ हाइटन ही ऐसा था जो उनकी बातों में हिस्सा नहीं ले रहा था और खामोश, आंखें बंद किए बैठा था। फ्रोजा ने किसी प्रकार खुद को संभाला। वो जानती थी कि अगर इस वक्त कोई कमरे से बाहर निकला तो वो पकड़ी जाएगी। तब उसका क्या होगा, ये सोचकर वो कांप उठी। फ्रोजा सतर्कता से बेआवाज ऊंचे स्टूल से नीचे उतरी और उस कमरे में पहुंची जहां से उसने कॉटेज में प्रवेश किया था। मोबाइल निकाला और चीफ का नंबर मिलाने लगी। हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे। चीफ का फोन लगा, बात हो गई। चीफ, तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए था फ्रोजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात सुनिए, फ्रोजा ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। क्या? मैं उस कॉटेज के भीतर हूं जहां सीआईए के एजेंट। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी बात सुनिए चीफ, फ्रोजा धीमे स्वर में कह उठी। वो लोग मीटिंग करने वाले हैं। टोनी ब्राउन्स, जैकर, मैरी बाउचर के अलावा वहां एंडी थॉमस और हाइटन भी हैं। ये दोनों तो सीआईए के हत्यारे। हाँ चीफ, तभी तो मैंने आपको खबर दी। एंडी थॉमस और हाइटन का एक साथ दिखना ही बताता है कि मामला गंभीर और खतरनाक है। मेरे ख्याल में ये लोग इंग्लैंड के किसी महत्वपूर्ण आदमी को मारने की प्लानिंग कर नहीं, सीआईए हमारे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में तो वो करने जा रही है। चीफ की आवाज नहीं आई। मैं यहां पहचानी जा चुकी हूं। इन लोगों के अलावा कॉटेज में जॉनसन नाम का सीआईए एजेंट था जो कि इस मीटिंग से बाहर है। उसने मुझे पहचान लिया था, परंतु मैंने उसे बेहोश कर दिया। रोजा धीमे स्वर में तेजी से कहे जा रही थी। अब आप क्या कहते हैं, मैं उनकी बात सुनूं? मेरे पास कैमरा है, व्हाइट के आदमी से लिया है। मैं उनकी मूवी बना सकती हूँ, बातें रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मेरे ख्याल में एंडी थॉमस और हाइटन इंग्लैंड के किसी बड़े आदमी का मर्डर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम हमला रुकवा सकते हैं। चीफ के गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर कहा गया, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? मैं उन्हें कह दूंगी कि चीफ को पता है मैं यहां हूं। मामला संभालने की चेष्टा करूंगी। तुम खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल रही हो। जल्दी जवाब दीजिए चीफ। मैंने उनकी बातें सुननी है कि वो किसे मारने का प्लान कर रहे हैं। सीआईए का वो कोई भरोसा नहीं कि वो अपने मतलब के लिए किसी को भी रास्ते से हटा दे। हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के बारे में कुछ ऐतराज के काबिल बातें 4 दिन पहले कही थी। फिर तो हो सकता है यहाँ हमारे विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही हो। ओके चीफ, फोन बंद कर रही हूँ। आप मुझे फोन मत करना। फोन की बेल खेल बिगाड़ देगी। मैं फोन का स्विच ऑफ कर देती हूँ कि बेल ना बजे। इससे काम इस काम से निपट कर आपको फोन करूंगी। मैं गार्गी के साथ 2 एजेंटों को उन कॉटेज के बाहर भेजता हूँ। जरूरत नहीं चीफ, इस तरह गड़बड़ हो जाएगी। मुझे चुपचाप काम करने दो। फ्रोजा ने कहकर फोन काटा और स्विच ऑफ करके मोबाइल जेब में डाल लिया और कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ बढ़ी। स्टूल अभी तक वैसे ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से आवाजें आ रही थी। रोजा सीढ़ी पर चढ़ी और ऊपर जा खड़ी हुई और सावधानी से रोशनदानी के भीतर झांका। कमरे के भीतर का वैसा ही माहौल था जैसा वो अभी छोड़कर गई थी। जैकर इस वक्त चुटकुला सुना रहा था। रोजा ने पैंट की लुप्पी से बांध रखा कैमरा खोला और उसे चालू करके रोशनदान में सही जगह पर फंसाकर इस तरह अटका दिया कि भीतर के मौजूद लोगों की फिल्म भी बनती रहे और उनकी बातें भी रिकॉर्ड होती रहे। तभी मैरी बाउचर की आवाज कानों में पड़ी। मेरे ख्याल में हमें अब काम की बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। फालतू बातें बंद। हाँ, तुम वो नक्शे लाई हो? वो नक्शे जैकर को दे चुकी हूँ। टोनी ब्रोन्स की आवाज फ्रोजा ने सुनी। फ्रोजा ने अपना चेहरा रोशनदान से पीछे कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देख ले, परंतु भीतर के स्वर उसके कानों में पड़ रहे थे। मैरी बाउचर गंभीर स्वर में तब कह रही थी, हम सबको चीफ ने कॉल करके फौरन मैनचेस्टर पहुंचने और जॉनसन से संपर्क बनाने को कहा। हम यहाँ पहुंचे तो जॉनसन ने हमारे लिए इस कॉटेज का इंतजाम कर रखा था। यहीं आकर हमें पता चला कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे मैनचेस्टर के एयरपोर्ट ही पता चल गई थी कि यहाँ पर कौन है। चीफ ने मुझे फोन पर बताया था कि यहाँ पर कौन कौन होगा और हम यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। सबकी निगाह मैरी बाउचर पर थी। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मैरी बाउचर ने पूछा। सबके सिर इंकार में हिले। हम यहाँ पर इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना तैयार करेंगे और इस योजना को इंडिया में जाकर एंडी थॉमस और हाइटन अंजाम देंगे। जरूरत के मुताबिक और लोगों को भी इस काम में शामिल किया जाएगा। मैरी बाउचर ने गंभीर स्वर में कहा। इंडिया के प्रधानमंत्री ने हमारी कई शर्तें मानने से इंकार कर दिया परमाणु डील में, जिसकी वजह से अमेरिका का सिर दुनिया में नीचा हो रहा है। इस प्रधानमंत्री के मरने के पश्चात जो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, परमाणु डील की बात तब उससे की जाएगी। तो इस बात का क्या भरोसा कि दूसरा प्रधानमंत्री अमेरिका की बात मानेगा? जैकर बोला। वो मानेगा, मैरी बाउचर ने कहा, क्योंकि वो हमारे पैसों के दम पर प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जैकर ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाने के लिए हमें तैयारियों की क्या जरूरत? उनके कार्यक्रम क्या होते हैं? वो कहाँ रहते हैं? उस जगह का नक्शा। और मैरी बाउचर ने बड़ा सा ब्रीफकेस नीचे से उठाकर टेबल पर रखा। इस ब्रीफकेस में वो सारा सामान है जिसकी हमें जरूरत है। कल चीफ की तरफ से यह ब्रीफकेस जॉनसन को मिला था कि हमें दे दे। जॉनसन ने यह मुझे दिया जब मैं यहां पहुंची। इसका मतलब चीफ पहले से ही इस मामले पर तैयारी कर रहे हैं। अब हम इस ब्रीफकेस को खोलकर भीतर का सारा सामान निकालेंगे जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री से वास्ता रखता है। उस प्रधानमंत्री से वास्ता रखती हर जानकारी इस ब्रीफकेस में मौजूद कागजों में दर्ज है। और तो और प्रधानमंत्री के कार्यालय के 2 लोग भी हमारी सहायता करने को तैयार हैं। उन्हें तगड़ा पैसा दिया जा रहा है, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम करंट जानकारी उनसे ले सकते हैं। इंडिया में हमारी सहायता के लिए और लोग भी हैं वहां, जिनमें से कुछ पत्रकार भी हैं। यानी कि हमें जिस प्रकार की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी वो हमें मिलेगी। मैरी बाउचर कहे जा रही थी, परंतु ये काम हमें हर हाल में पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है। चीफ का ऑर्डर है ये। टोनी ब्रोन्स शांत स्वर में कह उठा, ये काम इतना आसान नहीं है जितना कि चीफ समझता है। किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या करना मजाक नहीं है। इसमें बहुत मेहनत, बहुत वक्त लगेगा। फिर भी पता नहीं कि काम ठीक से होता है कि नहीं। एंडी थॉमस और हाइटन की नजरें मिली। एंडी थॉमस मुस्कुराया, जबकि हाइटन की आंखों में छाए सर्द भाव गहरे हो गए। मिस्टर ब्रोन्स, हाइटन ने कहा, कोई समस्या नहीं है। मैं और एंडी ये काम कर लेंगे।
लेकिन हम कर लेंगे। इस तरह के काम हमने बहुत किए हैं, एंडी थॉमस ने कहा। काम पूरा होने की चिंता मत करो। इस वक्त हम 5 यहां हत्या की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैरी, तुम ब्रीफ केस खोलो, कागज निकालो। पहले हमें इन कागजों से इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में पूरी जानकारी अपने दिमाग में बिठानी होगी, फिर हत्या की योजना बनाई जाएगी। एंडी, हाइटन, मैरी बाउचर ब्रीफ खोलते हुए कह उठी। चीफ ने इस बारे में सख्त हिदायत दी है कि काम को किस प्रकार किया जाए कि इंडिया को या किसी और को पता ही न चले कि ये काम अमेरिका ने किया है। सीआईए की कार्यशैली भी इसमें झलक ना मिले। सीआईए की कार्यशैली की भी झलक न मिले इस काम से। ऐसा ही होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या से अमेरिका का कनेक्शन नहीं दिखेगा, हाइटन ने शांत स्वर में कहा। उसके बाद वो लोग ब्रीफ केस के कागज देखने लगे। इंडियन प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी अपने दिमाग में बिठाने लगे। रोशनदान पर रखा कैमरा उनकी फिल्म बना रहा था, बातों को रिकॉर्ड करता जा रहा था। फिरोजा के कानों में सब कुछ पड़ रहा था। फिरोजा समझ गई कि ये सब कुछ लंबा चलेगा। इतनी देर इस तरह यहां मौजूद नहीं रह सकती। किचन में पड़े जॉनसन को कभी भी होश आ सकता था। फिरोजा सावधानी से नीचे उतरी और किचन में पहुंची। जॉनसन अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ था, परंतु अब जरा जरा सा हिल रहा था। फिरोजा ने दांत भींच कर रिवॉल्वर निकाली और उसका दस्ता 2 बार उसके सिर पर दे मारा, तो वो फिर से शांत पड़ गया। कमरे के भीतर की हर बातचीत को रोशनदान पर रखा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, फिल्म बना रहा था। फिरोजा ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखी और मोबाइल निकालकर फोन ऑन किया, फिर मैकी को फोन किया। तुम कैसी हो? मैकी की व्याकुल आवाज कानों में पड़ी। हमें तुम्हारी चिंता हो रही। मैं ठीक हूं, तुम लोग वहीं रहो, कुछ देर में मैं बाहर आ जाऊंगी, फिरोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। मन ही मन फिरोजा परेशान थी कि ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। कभी भी कोई कमरे से बाहर निकलता तो सीढ़ी देखकर, जॉनसन को बेहोश देखकर सब कुछ समझ जाता, तब वो भी नहीं बचती। ऐसे में उसने सोचा कि इतनी देर में कैमरे ने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। सबूत के तौर पर यह फिल्म तो कैमरा बना ही चुका है कि सीआईए के लोग इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बना रहे हैं। अब उसे निकल चलना चाहिए। कम से कम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी है। फिरोजा को अब यहां से निकल जाने का विचार बेहतर लगा। वो वापस कमरे के बाहर पहुंची, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर जा खड़ी हुई, रोशनदान पर रखा कैमरा उतारकर नीचे आई। अगले 2 मिनट में ही फिरोजा कैमरे के साथ उस कॉटेज से बाहर थी। ये खबर सनसनी फैला देने वाली थी दुनिया भर में कि सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने की योजना बना रही है। कैमरे में कैद सीआईए के चेहरे को हर देश की गुप्तचर एजेंसियां पहचानती थी। तो दोस्तों, ये है पार्ट 2 डेथ वारंट। जैसा मैंने कल कहा था, ये काफी तेज चलने वाला नॉवल है। इसमें घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। अब जैसे ये फिरोजा रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो एक पाठक के तौर पर या एक श्रोता के तौर पर मेरे आपके मन में आता है कि भाई कैमरा तेरे पास है, तू रख दे और साइड हो जा, जैसा कि उसने किया। फिर उसके बाद विचार आता है कि भाई तेरे को पूरा प्लान पकड़ने की क्या जरूरत है? तुझे पता लग गया है कि ये काम होने वाला है और ये शक्लें हैं, दैट्स इट। ठीक उसने वैसा ही किया। मेरे कहने का मतलब कि ये बात मुझे देखकर अच्छी लगी कि नॉवल जो है वो पाठक के हिसाब से चल रहा है। यानी अगर एक पाठक ऐसा सोच सकता है तो कैरेक्टर को वैसा करना चाहिए। खामखा की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। यानी जैसे मान लो लिखा हो कि फिरोजा वहां टंगी हुई थी, अचानक किसी ने दरवाजा खोल दिया, तो क्यों टंगी रही थी? उसके पास आ चुका था सब कुछ जो एक साधारण सिचुएशन में किसी आम आदमी ने किया होता। तो खैर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये कहानी और अच्छी निकलने वाली है। यानी हमें काफी ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके तीसरे भाग में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को उस पर कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। अपने दोस्त, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।